I gave you my heart. तो भाई मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अब कहोगे सर हमारे हाल तो बेकार ही हैं, 10th क्लास है, बोर्ड्स हैं, पढ़ना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब मैं 10th क्लास में था मैंने भी मेहनत तो की थी। पर हाँ, ये है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आपको थ्योरम्स समझ में नहीं आ रही है। जैसे कि काफ़ी बच्चों से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर 10th क्लास की थ्योरम्स थोड़ी सी टिपिकल है, कंसेप्चुअल है, तो आप इनको ज़रा समझा दीजिए। तो जी समझा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी इसे कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ, बीपीटी थ्योरम की वीडियो डाल चुका हूँ। अब ऐसे ही कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसमें इसका उल्टा प्रूफ करना है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, ध्यान से समझते जाना, साथ साथ लिखते जाना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। मेरी बातों को सुनते जाना और अगली बार टीचर के मुंह पे फेंक के मारोगे आप क्वेश्चन, ठीक है? तो स्टेटमेंट देखते हैं इसका। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इन्होंने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन, मान लो लाइन डी ई है, ये लाइन अगर इन ए बी ए सी इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो इन्होंने कहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। अगर ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, ये लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है इन दोनों साइड्स को, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है? अब आपको पता ही आगे क्या होने वाला है, आगे होगी कंस्ट्रक्शन। तो आओ भाई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो भाई ये लो, कंस्ट्रक्शन हो गई आपके सामने। अब समझते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन में किया क्या। हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट ई डैश ऑन साइड ए सी। अब ये ए सी जो साइड थी इस पे पॉइंट लेना था ई डैश, ई डैश हमने ये वाला पॉइंट मान लिया, ठीक है? उसके बाद ज्वाइन डी ई डैश, जो डी था उसको ई डैश के साथ ज्वाइन कर लिया। फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद में इसका यूज भी पता लग जाएगा जैसे जैसे हम प्रूफ करते जाएंगे। इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में गिवन हमें पहले ये दिया हुआ है, ए डी डी बी का रेशियो ए ई ई सी के रेशियो के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। पहले इसको लेते हैं, गिवन दैट ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा मेथड है, मान लो जो आप सपोज करोगे, आपने कोई चीज सपोज करी, एंड में वो गलत प्रूफ हो जाएगी, आपकी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। अब मेरे को पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, पर कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं, आखिर तक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हमने सपोज कर लिया, तो हमने सपोज क्या किया, हमने सपोज ये किया कि भाई जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। हमने ये सपोज कर लिया कि डी ई, लेट अस सपोज दैट डी ई इज नॉट, ये पैरेलल का साइन, टू बी सी। भाई हमें प्रूफ करना था डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो हमने मान लिया कि भाई अगर एक चांस को डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, तो जो हमने डी और ई डैश ज्वाइन किया तो फिर ये पैरेलल होगा। तो देयरफॉर डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। भाई हमने अगर एक केस के लिए मान लिया कि भाई डी ई अगर पैरेलल नहीं है, तो भाई जो हमने पॉइंट ज्वाइन किया डी ई डैश, तो डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, हमने ये मान लिया। अब इसके बाद अगर ध्यान से सुनना, डी ई डैश, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जैसा कि हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये लाइन आप एक लाइन के पैरेलल बनाते हो तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। बीपीटी का प्रूफ यही था कि नहीं था? तो इससे हमें मिला, क्योंकि ये डी ई डैश बी सी के पैरेलल थी, तो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई डैश और ई डैश सी के रेशियो के इक्वल हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन लिख देंगे यूजिंग
बीपीटी थ्योरम। ठीक है भाई, अब ये हमने यहां तक कर लिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इक्वेशन है 1, इक्वेशन है 2, इनको इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब AD इसके भी इक्वल है और AD इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही करना हमें। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेट करी, तो AD इसके इक्वल था, AD इसके भी इक्वल था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश और E डैश C। अब ये हमने निकाल तो लिया, अब देखते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं भाई, फिगर देखते हैं। फिगर में भाई AE और EC का रेशियो AE डैश और E डैश C के रेशियो के इक्वल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। एक ही लाइन में इनका रेशियो आपस में इक्वल कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक केस में हो सकता है, जब E डैश और E एक ही पॉइंट हो, कॉन्साइड करें। कॉन्साइड का मतलब जो हमने E डैश माना हुआ था वो एक्चुअली में E ही पॉइंट है। ये और ये पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रही है आपको बात? AE और EC का रेशियो AE डैश और E डैश C के रेशियो के इक्वल कभी नहीं हो सकता एक लाइन के अंदर। तो इससे हमें पता लगा कि जो हमने सपोज किया था DE डैश पैरेलल टू BC वो रॉन्ग था। देयरफॉर आर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। सपोजिशन रॉन्ग हो गई। हमने सपोज क्या किया था कि भाई DE पैरेलल टू BC, ये हमने सपोज किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, पर क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो अब ऐसा हो सकता है, और यही है। तो DE पैरेलल टू BC हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में ऐसा ही होता है, जो आपने सपोज किया वो एंड में आके आपकी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी, तो जो बची हुई स्टेटमेंट थी वही आपका आंसर आ जाएगी। तो यहां तक ये कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।